जय हिंद दोस्तों। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह। तो पिछली वीडियो में हम लोग यहाँ पे भारत के जो 3 भौतिक प्रदेश हैं उनके बारे में पढ़ लिए हैं। वो 3 भौतिक प्रदेश कौन कौन से थे? तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान और ये प्रायद्वीपीय पठार। तो ये 3 भौतिक प्रदेश हम लोग पढ़ लिए थे। और अब इसके बाद भारत का जो लास्ट चौथा भौतिक प्रदेश है तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह, इनके बारे में पढ़ना है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे तटीय प्रदेश के बारे में कि भारत में तटीय प्रदेश कहाँ पर ये हैं। तो इसमें देखा जाए तो भारत में जो तटीय प्रदेश हैं, ये पूरा का पूरा चित्र में आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा भारत का तटीय प्रदेश है। और भारत के तटीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। ये 2 भाग कौन कौन से हैं? तो भारत के पश्चिम में जो तटीय प्रदेश है इसको कहते हैं पश्चिमी तटीय प्रदेश, और भारत के पूरब में जो तटीय प्रदेश है उसको कहते हैं पूर्वी तटीय प्रदेश। इन पश्चिमी तटीय प्रदेश और पूर्वी तटीय प्रदेश को पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान भी कहते हैं। इसमें अगर देखा जाए तटीय प्रदेशों की ये जो कुल लंबाई है, तटीय प्रदेशों की कुल लंबाई, इसकी जो कुल लंबाई है ये 6100 किलोमीटर है। जब हम भारत का स्थिति और विस्तार पढ़ा रहे थे तो उसमें भी आपको हम ये बताए थे कि जो भारत की तटीय सीमा है इसकी जो कुल लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से जो भारत के जो कुल तटीय प्रदेश हैं इनकी भी कुल जो लंबाई है ये 6100 किलोमीटर है। तो भारत में 2 तटीय प्रदेश हुए, कौन कौन से? पश्चिमी तटीय प्रदेश और पूर्वी तटीय प्रदेश। अब थोड़ा इन दोनों की तुलना की जाए तो जो पश्चिमी तटीय प्रदेश है ये पूर्वी तटीय प्रदेश की तुलना में बहुत ही पतला है या संकरा है। जो पश्चिमी तटीय प्रदेश है ये पूर्वी तटीय प्रदेश से अधिक पतला है, और जो पूर्वी तटीय प्रदेश है ये पश्चिम वाले से थोड़ा ये चौड़ा है। तो ये इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है। अब ये देखते हैं कि जो तटीय प्रदेश हैं इन तटीय प्रदेशों का निर्माण हुआ कैसे है। तो इनका जो निर्माण हुआ है तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, कुछ नदियां ऐसे पश्चिम में गिरती हैं और कुछ नदियां ऐसे पूरब की ओर गिरती हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत से गिरने वाली जो नदियां हैं तो वो नदियां गिरते समय अपने साथ कुछ न कुछ अवसादों को बहा के लाती हैं। तो उन अवसादों को यहाँ पे किनारे पर ये जमा करना शुरू कर दी। तो कुछ तो यहाँ पर नदियों के अवसादों का जमा हुआ है, और इसके बाद चूँकि ये दोनों ही क्षेत्र समुद्र के किनारे हैं, एक इधर ये है अरब सागर और इधर है ये बंगाल की खाड़ी। ये साइड अरब सागर और ये साइड है बंगाल की खाड़ी। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। तो इसमें देखिए होता क्या है कि जब समुद्र में लहरें चलती हैं तो हमेशा जो लहरें होती हैं वो सागर से स्थल की ओर ही चलती हैं। लहरें हमेशा सागर से स्थल की ओर ही चलती हैं, और जब लहरें सागर से स्थल की ओर चलती हैं और जब किनारे वाले भाग पे पहुंचती है तो यहाँ पे इनकी जो गहराई है वो कम हो जाती हैं। और गहराई कम होने के कारण जो लहरें होती हैं तो समुद्र की जो तली होती है, अगर ये देखा जाए समुद्र की जो तली होती है इस तली को ये कुरेदते हुए चलती हैं। जैसे कि अगर यहाँ से कोई लहर ऐसे चल रही है तो जब ये किनारे वाले भाग पे आती है तो इसके नीचे का जो ये तल है इस तल पे ये घर्षण करते हुए आगे बढ़ती है, और इसकी तली में जो अवसाद या सिल्ट मौजूद होते हैं इनको ये धकेल के आगे की ओर ले जाती है और आगे ले जाके ये किनारों पे इसका जमाव कर देती है। तो इस प्रकार से एक तरफ से नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से और दूसरी तरफ ये समुद्रों के द्वारा सिल्ट के जमाव से इन तटीय प्रदेशों का यहाँ पे निर्माण हुआ है। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। तो ये यहाँ पे तटीय मैदान तो बन गए, इनका निर्माण यहाँ पे हो गया। अब इसको जो 2 भागों में बांटा गया है तटीय मैदानों को, तो अब इसको हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे एक एक करके कि तटीय मैदान ये इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे पश्चिमी तटीय प्रदेश के बारे में। सबसे पहले जो पहला विभाजन इसमें देखेंगे पश्चिमी तटीय प्रदेश, पश्चिमी तटीय प्रदेश। अब इसमें जो पश्चिमी तटीय प्रदेश है तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? मैप में आप देख सकते हैं कि जो पश्चिमी तटीय प्रदेश है इसका विस्तार ये गुजरात से लेके कहाँ तक है? ये कन्याकुमारी तक। यानी कि जो पश्चिमी तटीय प्रदेश है इसका जो विस्तार है गुजरात से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर ये कन्याकुमारी
कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। अब इसमें ये किन किन राज्यों का भाग आएगा तो ये आप यहाँ से गेस कर सकते हैं। इसमें गुजरात होगा, महाराष्ट्र होगा, गोवा होगा, कर्नाटक है, केरल है, इन राज्यों के कुछ कुछ भाग यहाँ पे आएंगे। तो ये तो हो गया पश्चिमी तटीय प्रदेश का विस्तार, गुजरात से लेके कन्याकुमारी या कुमारी अंतरीप तक। बाकी का तो ये आपको पता चल ही गया है कि जो पश्चिमी तटीय प्रदेश है ये पूरब वाले से बहुत ही सकरा या पतला है। अब इसकी जो एक अगली विशेषता इसके बारे में देखते हैं कि पश्चिमी तटीय प्रदेश में जो नदियां हैं, पश्चिमी तटीय प्रदेश में जो नदियां बहती हैं ये छोटी होती हैं। छोटी होने के साथ ही ये तीव्रगामी होती हैं। इधर की नदियां छोटी और तीव्रगामी होती हैं। जैसे कि प्रायद्वीपीय पठार में आप लोग ये पढ़े होंगे कि प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में इधर ये पश्चिमी घाट पर्वत है। तो इस पश्चिमी घाट पर्वत से निकलने वाली जो नदियां हैं ये बहुत ही छोटी होती हैं। बस ये पश्चिमी घाट पर्वत से निकलेंगी और बहते हुए ये अरब सागर में ऐसे आके ये गिर जाती हैं। तो ये नदियां बहुत छोटी होती हैं और चूंकि ये पर्वतीय भाग से निकलती हैं, ढाल यहाँ पे अधिक होता है, तो ये नदियाँ बहुत ही तेज़ी से बहते हुए आगे बढ़ती हैं। तो जब ये नदियाँ तेज़ी से आगे बढ़ती हैं तो इस करती क्या है कि अपने साथ लाए गए अवसादों को ये मुहानों पर जमा न करके, यानी कि डेल्टा का निर्माण न करके, इधर की जो नदियां हैं डेल्टा नहीं बनाती हैं। क्या बनाती हैं तो ज्वार नदमुख, ये ज्वार नदमुख का ये निर्माण करती हैं। ज्वार नदमुख को ही एस्चुअरी भी कहते हैं। ज्वार नदमुख को एस्चुअरी कहते हैं। अब देखिए इसमें होगा क्या कि मान लेते हैं कि ये किसी पर्वतीय भाग से ऐसे ये नदी बहते हुए आ रही है। अब इसमें होगा क्या कि जो नदियां हैं अपने साथ ये अवसादों को बहा के लाएंगी। अब इसके नीचे यहाँ पे ये समुद्र की तली है, ऐसे ये कोई स्थल वाला भाग है, यहाँ से ये नदी बहते हुए आई। अब इसमें होगा क्या कि जो नदियाँ हैं अवसादों को बहा के तो लाएंगी, लेकिन ये मुहाने पे डेल्टा की भांति इसको यहाँ पे जमा नहीं करेंगी, सीधे इसको तेज़ी से धकेल के समुद्र के अंदर कुछ दूरी पे ये जमा कर देंगी। समुद्र के अंदर ये कुछ दूरी पर जमा कर देंगी और जमा करने से एक जो आकृति बनती है ये इस प्रकार से कुछ घोड़े के उल्टे नाल के समान इस प्रकार की आकृति बनाती हैं। यानी कि नदी का जल जहाँ पे गिरता है वहाँ पे इन अवसादों को जमा ये नहीं करती हैं। अवसादों को अपने मुहाने से कुछ दूरी पे समुद्र के अंदर ये इस प्रकार से घोड़े के उल्टे नाल की आकृति के समान ये यहाँ पे जमा करती हैं। तो इसी को ज्वार नदमुख या एस्चुअरी कहते हैं। और पश्चिम की ओर बहने वाली लगभग सभी नदियाँ ज्वार नदमुख या एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है कि यहाँ की जो नदियाँ हैं जब ये एस्चुअरी का निर्माण करती हैं और अपने तटों को ये अधिक मात्रा में काट छाँट करती हैं, तो काट छाँट करने से यहाँ पे जो पश्चिमी तटीय प्रदेश है, इस पश्चिमी तटीय प्रदेश में जो प्राकृतिक बंदरगाह हैं, यहाँ पर जो प्राकृतिक बंदरगाह हैं ये अधिक पाए जाते हैं। प्राकृतिक बंदरगाह यहाँ पे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये कुछ यहाँ की विशेषताएं हो गई। अब आगे ये देखते हैं कि जो केरल का ये क्षेत्र है, तो केरल के तटीय इलाकों में कुछ कुछ लैगून झीलों का निर्माण हुआ है। केरल के तटीय इलाकों में कुछ लैगून झीलों का निर्माण हुआ है। तो केरल में जो लैगून झीलों का निर्माण हुआ है, इन लैगून झीलों को यहाँ पे कहते क्या हैं? केरल में स्थित लैगून झील को यहाँ पर क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कयाल। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में ये बन चुका है कि कयाल क्या होते हैं। तो कयाल केरल के तट पर पाए जाने वाले लैगून झीलों को कयाल कहते हैं। अब अगर ऑप्शन में केरल का तट न दिया हो तो केरल के तट को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको कहते हैं मालाबार तट। ठीक है ना। तो खैर अब इसके बारे में हम लोग यही आगे देखने वाले हैं। तो इतना यहाँ पे हो गया, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब आगे इसमें ये देखते हैं कि जो पश्चिमी तटीय प्रदेश है इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो पश्चिमी तटीय प्रदेश को कुल 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। इस पश्चिमी तटीय प्रदेश को 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसमें से आप ये देख सकते हैं कि जो पहला क्षेत्र है गुजरात का, इस गुजरात वाले क्षेत्र को
जो पहला क्षेत्र है गुजरात का, इस गुजरात का जो तट है इसके तट को क्या नाम देते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो गुजरात के तट को कहते हैं सौराष्ट्र तट, इसको कहते हैं सौराष्ट्र तट, या एक और नाम देते हैं काठियावाड़ तट। दोस्तों आपको पता होगा कि जो काठियावाड़ है ये गुजरात में स्थित है, तो इसको कहते हैं काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट। तो गुजरात के तट का ये दो नाम हो गया, सौराष्ट्र तट या काठियावाड़ तट। इसके बाद देखेंगे कि अब गुजरात के नीचे जो अगला राज्य है वो है महाराष्ट्र और नीचे है गोवा। तो इसमें महाराष्ट्र और गोवा, ये दोनों राज्यों को अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र और गोवा का जो तट है यहाँ से यहाँ तक, इसके तट को क्या नाम देते हैं, तो इसके तट को कहते हैं कोंकण तट, इसके तट को कहते हैं कोंकण तट। तो कोंकण तट किस राज्य का तट है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र और गोवा का तट। और अब इसके बाद आएंगे गोवा के नीचे, तो ये है कर्नाटक, और कर्नाटक में या ऊपर से, तो कर्नाटक के नीचे एक जगह यहाँ पे है जिसका नाम है मंगलौर। ये जो मंगलौर नामक स्थान है तो कर्नाटक में, लेकिन ये कर्नाटक और केरल की सीमा पर स्थित है। तो कर्नाटक में यहाँ इसके कर्नाटक से कर्नाटक के मंगलौर तक का, यानी कि पूरा मान लेते हैं तो कर्नाटक का जितना यहाँ पे एरिया है, जो कर्नाटक का क्षेत्र है, तो इसके क्षेत्र को कहते हैं, जो इसका तटीय भाग इसको कहते हैं कोंकण तट, इसको कहते हैं कन्नड़ तट। कोंकण तो हो गया महाराष्ट्र और गोवा का, इसको कहते हैं कन्नड़ तट। और आप यहीं से एक बात और ध्यान में रखेंगे कि कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। तो यहाँ से ये भी याद रख लेंगे कि जो कर्नाटक का तट है वो कन्नड़ तट है और यहाँ की जो भाषा है वो कन्नड़ भाषा है। अब इसके बाद मंगलौर के नीचे आए तो अगला जो हमारा राज्य है यहाँ पे केरल है। तो केरल के तटीय प्रदेश को यहाँ पे क्या नाम देते हैं, तो इसके तट को कहते हैं मालाबार तट, केरल के तट को कहते हैं मालाबार तट, ठीक है ना। अब इसमें या तो ये भी देख लीजिए कि अगर कभी क्वेश्चन ये पूछे कि मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक है, तो ये मंगलौर से कन्याकुमारी तक है, या फिर मालाबार तट किस राज्य का तटीय क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा केरल का तटीय क्षेत्र। तो ये तो कुछ बातें हो गई पश्चिमी तटीय प्रदेश के बारे में। अब आगे हम लोग देखेंगे पूर्वी तटीय प्रदेश के बारे में। तो जो पूर्वी तटीय प्रदेश है, फिर से वही देख लेंगे एक बार कि जो पूर्वी तटीय प्रदेश है पश्चिम की तुलना में ये अधिक चौड़ा है, ठीक है ना। और इसका भी निर्माण सेम उसी प्रकार से हुआ है कि नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से और समुद्री जो लहरें आती हैं तो उनके द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से इसका निर्माण हुआ है। अब थोड़ी सी तुलना ये कर लिया जाए पश्चिमी और पूर्वी तटीय प्रदेशों के बारे में। तो अभी इसमें आप लोग ये देखे थे कि जो पश्चिमी तटीय प्रदेश हैं यहाँ की नदियाँ छोटी और तीव्रगामी होती हैं, लेकिन पूर्व वाले भाग में ऐसा नहीं होता है। इधर की जो नदियाँ होती हैं ये बहुत ही लंबी होती हैं, ये निकलती हैं पश्चिमी घाट पर्वत से और ऐसे ये बहती हुई जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में ये गिरती हैं। तो यहाँ की जो नदियाँ होती हैं जैसे गोदावरी हो गई, कृष्णा है, कावेरी है, पेन्नार है, ये नदियां हैं ये लंबी होती हैं और जब जहाँ पर ये अपने मुहाने पे गिरती हैं तो अपने मुहाने पर ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। यानी कि इसकी विशेषताओं में देखें, पूर्वी तटीय प्रदेशों के बारे में देखें तो इसे लिख देते हैं पूर्वी तटीय प्रदेश। तो इसकी विशेषता में ये हो जाएगा कि यहाँ की जो नदियाँ होती हैं, नदियाँ लंबी होती हैं, अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं, अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब देखेंगे कि जब ये अपने मुहानों पर डेल्टा का निर्माण करती हैं तो होता क्या है कि इसकी तुलना फिर से यहाँ पर करेंगे हम लोग पश्चिम वाले भाग से, कि पश्चिम वाले भाग में जो नदियाँ थीं अपने मुहाने पर डेल्टा ये नहीं बनाती थी। क्या बनाती थी, तो ज्वार नदमुख या एस्चुअरी, जिसके कारण यहाँ पे प्राकृतिक बंदरगाह अधिक पाए जाते थे। और यहाँ की जो नदियाँ हैं पूरब वाले भाग की ये लंबी है, लेकिन इनका जो ढाल है ये मंद है, तो ये अपने तटों को अधिक मात्रा में काट छांट नहीं कर पाई हैं। इसीलिए जो पूर्वी तटीय प्रदेश है यहाँ पे प्राकृतिक बंदरगाहों की कमी पाई जाती है। अब
पूर्वी तटीय प्रदेश को देखा जाए तो इसको भी कई भौतिक प्रदेशों में बांट दिया गया है, इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। अब इसमें से ये वाला जो एक राज्य है नीचे से पहला, तो ये राज्य है तमिलनाडु, ये राज्य है तमिलनाडु। तो इसमें से जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, इस तमिलनाडु के क्षेत्र को यानी कि तमिलनाडु का जो तटीय भाग है इसको कहते क्या हैं, तो इसको कहते हैं कोरोमंडल तट, इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। और तमिलनाडु के ऊपर जो अगला राज्य है वो है आंध्र प्रदेश, अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के तटीय भाग को क्या नाम देते हैं, तो इसको कहते हैं उत्तरी सरकार तट, इसको कहते हैं उत्तरी सरकार तट, या एक और नाम है इसको और भी कहते हैं काकीनाडा तट, इसका एक और नाम है काकीनाडा तट। अब थोड़ा सा ये देखेंगे कि एक ये नाम है काकीनाडा और एक यहाँ पे नाम है काठियावाड़। तो जो काठियावाड़ है ये गुजरात वाला तट है और जो काकीनाडा है ये आंध्र प्रदेश का तट है। और इसके बाद जो अगला यहाँ पे राज्य है ओडिशा का, तो ओडिशा का जो तटीय क्षेत्र है इसको कहते हैं उत्कल तट, उत्कल तट, या इसका एक और नाम है कलिंग तट, कलिंग तट। आपको पता होगा कि जो कलिंग तट है, कलिंग तट नहीं, जो कलिंग है वह भारत के किस राज्य में है, तो जो कलिंग है ये उड़ीसा में स्थित है। और हमारे राष्ट्रगान में आप उत्कल का नाम सुने होंगे, ठीक ना। तो जो उत्कल है तो उत्कल का अर्थ ही यहाँ पे उड़ीसा से है, तो उड़ीसा के तट को उत्कल तट या कलिंग तट ये नाम दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो भारत के तटीय प्रदेश और द्वीप समूह है, तो इसमें से जो तटीय प्रदेश हैं इसमें से जो बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पे देख लिए। और फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में भारत के जो द्वीप समूह हैं, तो सभी द्वीपों को हम लोग एक एक करके बढ़िया से पढ़ लेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।